हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज हम इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक की अवधारणा स्पष्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीसीएफ। जी फॉर ग्रॉस, सी फॉर कैपिटल, एफ फॉर फॉर्मेशन। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण। क्या होता है ये सकल पूंजी निर्माण, क्या होता है, आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु की अवधारणा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। पहले इस शब्द की क्या अवधारणा है, इस शब्द का आशय क्या है, इसको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट है वो समझने का प्रयास करें। देखिए जीसीएफ है, उसके अंदर दो बिंदु अपन मान सकते हैं। एक है वो स्टॉक आपने नाम सुना होगा। बताते हैं, कोई भी सामग्री होती है वो जब संग्रहण कर दी जाती है और संग्रहण करने के बाद में वित्तीय वर्ष में जब उसका बेचान हो जाता है, बेच दी जाती है, शेष जो बचती है वो स्टॉक कहलाती है। कोई भी उत्पाद हो उसका स्टॉक होता है। और उसके अलावा ये अपन के जीएफसीएफ, क्या होता है जीएफसीएफ, जी फॉर ग्रॉस, एफ फॉर फिक्स, सी फॉर कैपिटल और एफ फॉर फॉर्मेशन, यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हिंदी में सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। ये दोनों ही जीसीएफ सकल पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक को हम चल संपत्ति कहते हैं। चल का आशय होता है संपत्ति का मूवमेंट करना। जो उत्पाद है उससे हमें ऐसा एहसास होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो रही है, चल रही है, इसलिए इसको चल संपत्ति कहते हैं। ऐसी जो बहुत बड़ी भारी हो और एक जगह ठोस अवस्था में हो, जिसको हम वहाँ से हिला नहीं सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकती है, वो हमारी अचल संपत्ति कहलाती है। आगे और देखते हैं स्टॉक के अंदर इसके तीन पार्ट होते हैं। स्टॉक में सबसे पहले होता है वो कच्चा माल होता है, कच्चा माल। उसके बाद उसका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मध्यवर्ती, और तीसरा प्रकार होता है वो होता है अंतिम वस्तु। आइए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको उत्पाद की श्रेणी में स्टॉक में माना जाता है। जैसे गेहूं है, अनाज है गेहूं। जब गेहूं हमारे पास है, गेहूं को देखते हैं हम, तो गेहूं एक प्रकार का कच्चा माल है। गेहूं एक प्रकार का कच्चा माल है। जब उसका गेहूं का चक्की के द्वारा आटे के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी गेहूं को पीसा जाता है और उससे आटा प्राप्त होता है, तो आटा हमारा मध्यवर्ती प्रकार हो गया। अब उस आटे से हम वस्तु का निर्माण करते हैं, उत्पाद करते हैं। जैसे ब्रेड बना ली, तो ब्रेड है वो अंतिम वस्तु हो गया। तो ये सब चल संपत्ति है। आखिर में जो इससे बनी है वो ब्रेड बनी है। ब्रेड एक उत्पाद है, एक संपत्ति है, उसको मान सकते हैं। ये ब्रेड मूव हो सकती है, ब्रेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है, चल सकती है, इसलिए इसको चल संपत्ति कहा जाता है। दूसरा, इसमें जो जीएफसीएफ में होती हैं, ये इसमें मशीन, भारी भरकम जो मशीनें होती है या भवन होते हैं, उद्योग जो निर्मित होते हैं, स्थायी संपत्तियां होती है, और आधारभूत संरचना के जितने भी निर्माण कार्य हैं वो सारे इस जीएफसीएफ के अंदर आते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर आते हैं। इसे अचल पूंजी के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, तो ये सकल पूंजी निर्माण बन जाता है। यानी जीसीएफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण बराबर, इसमें स्टॉक और जीएफसीएफ दोनों को मिलाते हैं तो ये सकल पूंजी निर्माण बन सकता
बन जाता है। ये इनका जीएफ का प्राथमिक जो आधारभूत है, इसके बारे में अपन को बड़ा ध्यान से देखना है, इसकी अवधारणा, तभी हम आगे इसको विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। अब एक बात आई है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की क्या शर्तें होती है? पूंजी निर्माण की शर्तें 3 प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पूंजी निर्माण के अंतर्गत जो सेविंग होगी, बचत होगी, बचत का सृजन होना चाहिए। यानी किसी उत्पादन या किसी कार्य से जब बचत होगा तो ही पूंजी का निर्माण होगा। जिस उत्पाद से घाटा है या बराबर की स्थिति है तो वहाँ बचत नहीं होगी, और जहाँ बचत नहीं होती है वहाँ पूंजी का निर्माण नहीं होता है। तो हमें ये याद रखना है, यदि पूंजी का निर्माण आवश्यक है तो उसके लिए बचत का सृजन होना भी आवश्यक है। अब बचत जब होगी, बचत उससे हो रही है, बचत का सृजन हो रहा है, तो दूसरा प्रकार आता है बचत का संग्रहण करना। उसको एक जगह अलग अलग उत्पाद से जब बचत होती है तो उसको वित्तीय रूप में बचत करना है, संग्रहण करना। वित्तीय रूप से आज से हमारा क्या होता है, कैश एट बैंक से होता है, वित्तीय से। यहाँ भौतिक संसाधन उपलब्ध कराएं तो वो पूंजी निर्माण में आवश्यक नहीं। पूंजी निर्माण के लिए जो बचत का संग्रहण है वो नगद में या बैंक बैलेंस के रूप में, कैश एट बैंक के रूप में होना आवश्यक है। भौतिक इसमें बचत नहीं होगी। फिर जो हमारे पास बचत है उसका सही तरीके से निवेश करें, इन्वेस्ट करें। तो ये तीनों जब शर्तें लागू होती है तो वहाँ पर पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण के लिए कैपिटल जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें इन 3 शर्तों का होना जरूरी है, लागू होनी चाहिए। बचत का सृजन हो, बचत का संग्रहण हो और बचत का निवेश हो। फिर देखिए अपन कि ये जो बचत है और निवेश है और पूंजी है, 3 शब्द, बचत है सेविंग, निवेश है इन्वेस्टमेंट, और पूंजी है पूंजी निर्माण है यानी कैपिटल फॉर्मेशन है। इन तीनों का आपस में क्या संबंध होता है? देखिए, सबसे पहले जब बचत होगी तभी हम निवेश करेंगे, और निवेश होगा तभी उत्पादन क्षमता की वृद्धि होगी, और जब उत्पादन क्षमता की वृद्धि होगी तो उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो आय होगी, और आय होगी तो वापस आय से बचत होगी। तो ये तीनों का संबंध है, एक चक्र है। बचत से इसको चक्र में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब बचत होगी तभी हम निवेश कर सकते हैं, और जब निवेश करेंगे तो हमारे उत्पादन की जो क्षमता है उसमें अभिवृद्धि होगी, और जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो वहाँ जहाँ उत्पादन की सीमा अधिक होगी तो वहाँ रोजगार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो उससे आय होगी, और आय से वापस बचत होगी। तो ये तीनों के बीच में एक चक्रव्यूह के रूप में बचत, निवेश, उत्पादन क्षमता, और फिर उत्पादन, रोजगार और वापस बचत, तो ये चक्र है। तीनों के बीच में आपस में पारस्परिक संबंध होता है। इसमें से यदि बचत है उसका रोल, यदि बचत नहीं होते हैं तो ये सारा चक्र है फेल हो जाता, कुछ भी नहीं होता है। तो बचत होना बहुत जरूरी है। ये तीनों बचत की शर्तें लागू हो, फिर इसके चक्र के रूप में अपन बचत का जो संबंध है उसके बारे में पढ़ा। अब एक नया शब्द आता है COR। इसके अंतर्गत COR क्या होता है? C फॉर कैपिटल, O फॉर आउटपुट, R फॉर रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? पूंजी उत्पाद अनुपात। समझने का प्रयास करेंगे ये अनुपात क्या बतलाता है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो हमें पूंजी की उत्पादकता को बतलाता है। पूंजी की उत्पादकता है उसको बतलाता है। पूंजी की उत्पादकता ये प्रदर्शित करता है कि कम पूंजी के द्वारा अधिक उत्पादन किया जाए, यानी हमारी जो पूंजी है वो कम हो। उस कम पूंजी से किस प्रकार अधिक उत्पादन किया जाए, कम पूंजी से
अत्यधिक उत्पादन किया जाए, ये उत्पादक को और बताता, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें बताता है कि कैसे हम अधिक उत्पादन करें। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे, पूंजी की उत्पादकता का उदाहरण। मान लो यहाँ पूंजी का अनुपात ले लेते हैं और यहाँ उत्पाद का अनुपात ले लेते हैं। अब इनका उत्पादन 2:1 हो, 2:1 हो, यानी पूंजी है वो 2 यूनिट लगाई जाए, पूंजी 2 यूनिट लगाई जाए और उस 2 यूनिट पूंजी से 1 यूनिट उत्पादन हुआ, तो ये उत्पादन कम हुआ, पूंजी ज़्यादा हो गई। अब इसका परसेंटेज निकाले तो 2/1 इंटू 200% हो गया। फिर जितनी अपन पूंजी लगा रहे हैं उतना ही उत्पादन हो, तो 1/1 इंटू 100, ये 100 बराबर 100% हो गया। अब पूंजी लगाए, उससे 1 यूनिट पूंजी लगाए और 2 यूनिट हमारा उत्पादन हो, तो पूंजी से 2 गुना उत्पादन हुआ। तो यहाँ यह हमारा प्रतिशत है, ये बेहतर स्थिति होती है उत्पादन की, यानी पूंजी कम लगे और उत्पादन अधिक हो, पूंजी का रेशियो कम हो और उत्पादन का रेशियो ज़्यादा हो, तभी उत्पादन बढ़ता है और उससे ही बचत होती है। तो हमने इस उदाहरण में देखा कि 2.1 सबसे खराब स्थिति है, यानी यदि 200 रुपये की पूंजी लगाए, समझ ले पूंजी हमने कैपिटल लगाई 200 रुपये और उसका उत्पादन हुआ 100 रुपये, सबसे खराब स्थिति ये है। और यदि पूंजी 100 रुपये लगाई, उत्पादन भी 100 रुपये हुआ, तो बराबर की स्थिति है। यदि अपन पूंजी 100 रुपये लगाए और हमारा उत्पादन 2 गुना 200 रुपये हो, तो यहाँ अपन को परिलाभ होगा और लाभ की स्थिति में बचत भी होगी और यही बेहतर होती है। तो हम देखेंगे 2:1 सबसे खराब है, ये कम पूंजी को प्रदर्शित करता है, जबकि 1:2 जो सबसे कम अनुपात है वह सबसे बेहतर है, क्योंकि ये अत्यधिक पूंजी उत्पादकता को प्रदर्शित करना है। इस बिंदु से हम कुछ सामान्य जानकारी ये प्राप्त करेंगे COR कैपिटल आउटपुट रेशियो से। देखेंगे कि इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात और पूंजी उत्पादकता, ये इसका अनुपात 0 कभी नहीं होता है और इनका जो दूसरा पहले में दोनों का जो अनुपात होता है युत कर्मानुपातिक होता है, युत कर्मानुपातिक, इनवर्स उल्टा हो जाता है। और फिर इसका अनुपात 0 कभी नहीं होता, या तो 1 से ज़्यादा रहता है या 1 से कम हो जाता है, इन दोनों का। पूंजी उत्पाद अनुपात हमेशा बेहतर बढ़िया कब रहेगा, जब ये सबसे नीचे वाला 1 से कम रहेगा, तब सबसे बेहतर रहेगा। तो हमने आज इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के एक छोटे से बिंदु GCF के बारे में पढ़ा, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आगामी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उपस्थित होंगे, तब तक आप सब मस्त रहिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए, अध्ययन करिए, खूब अध्ययन कीजिए और एकदम मस्त रहिए। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।